हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। आज हम लोग डोमेस्टिक एप्लियंसेस वैद्युतिक उपकरण जो घरेलू उपकरण होता है उसका पार्ट 2 वीडियो लेकर के आ रहे हैं आज, जिसमें बचा हुआ एमसीक्यू करेंगे और ये आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसमें ये जो आपके आने वाले बिहार सरकार में जो बिजली विभाग का एग्ज़ाम होता है ग्रेड 3 टेक्नीशियन में, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अति महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए क्या कह रहा है कि गर्म करने के लिए बिजली के स्टोव में इस्तेमाल होने वाले बेस मटेरियल किससे बना होता है। तो ये बेस मटेरियल नैक्रोम तार से बना होता है। किससे? नैक्रोम से बना होता है। नैक्रोम से किससे बना होता है? नैक्रोम से। गर्म करने के लिए बिजली स्टोव में इस्तेमाल होने वाले बेस मटेरियल नैक्रोम होता है, क्योंकि नैक्रोम ज़्यादा ऊष्मा प्रदान करती है। नैक्रोम क्या करती है? ज़्यादा ऊष्मा प्रदान करती है। नैक्रोम क्या करती है? ज़्यादा ऊष्मा प्रदान करती है। नैक्रोम ज़्यादा ऊष्मा प्रदान करती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडक्शन हीटिंग करंट पेनिट्रेशन की गहराई किसके अनुपातिक है? इसमें किसमें? फ्रीक्वेंसी में, आवृत्ति हर्ज में। कह रहा है इंडक्शन हीटिंग करंट पेनिट्रेशन की गहराई किसके अनुपातिक है? तो ये 1 बाई क्या? रूट अंडर फ्रीक्वेंसी, मतलब रूट अंडर फ्रीक्वेंसी। इंडक्शन हीटिंग करंट पेनिट्रेशन की गहराई 1 बाई रूट अंडर फ्रीक्वेंसी अनुपातिक है। एफ इक्वल टू आवृत्ति हर्ज में इंडक्शन हीटिंग का प्रकार प्राकृतिक धारा से संबंधित है। किसे? प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रत्यावर्ती धारा से। कह रहा है कि किसी उपभोक्ता के घर लगे निम्नलिखित में से किस वैद्युत उपकरण द्वारा सबसे अधिक भार लोड उत्पन्न होता है? तो सबसे अधिक भार लोड उत्पन्न होता है हॉट प्लेट के द्वारा। हॉट प्लेट के द्वारा किसी उपभोक्ता के घर लगे हॉट प्लेट विद्युत उपकरण द्वारा सबसे अधिक भार लोड उत्पन्न होता है। ठीक है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ब्रेड टोस्टिंग जोन तापमान है? ब्रेड टोस्टिंग जोन तापमान है। ब्रेड टोस्टिंग जोन तापमान कौन सा है? तो ब्रेड टोस्टिंग जोन तापमान है 260 डिग्री सेल्सियस। 260 डिग्री सेल्सियस। 260 डिग्री सेल्सियस। ब्रेड टोस्टिंग जोन का तापमान 260 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 260 डिग्री सेल्सियस। आगे कह रहा है कि माइक्रोवेव ओवन का कौन सा भाग माइक्रोवेव उत्पन्न करता है? माइक्रोवेव उत्पन्न करता है तो ये होता है मैग्नेट्रॉन भाग। मैग्नेट्रॉन भाग माइक्रोवेव का कौन सा भाग माइक्रोवेव उत्पन्न करता है? तो मैग्नेट्रॉन भाग। इनका उपयोग माइक्रोवेव ओवन एवं रडार के विभिन्न रूपों में उत्पन्न करते हैं, प्रयुक्त करते हैं, विभिन्न रूपों में प्रयुक्त करते हैं। किसका? तो ये मैग्नेट्रॉन का उपयोग माइक्रोवेव एवं रडार के विभिन्न रूपों में प्रयुक्त करते हैं। इन किरणों की खोज, इनको मैग्नेट्रॉन किरणों की खोज कौन किया था? तो ये किया था, हुआ था 1888 ईस्वी में। कितना में हुआ था? 1888 ईस्वी में। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ओवन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ओवन का उपयोग किया जाता है इन सब के लिए। किसके लिए? धातु एलिंग के लिए, धातु के दृढ़ीकरण के लिए, मिट्टी के बर्तन का सुखाने के लिए, जड़े हुए तार का एनाम मेल्ड करने के लिए। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ओवन का उपयोग मिट्टी के बर्तनों को सुखाने और पकाने, वार्निश कोटिंग्स को सुखाने, सिंथेटिक सामग्री और धातुओं को मजबूत और सख्त करने तथा धातु की एनीलिंग तथा टेम्परिंग इत्यादि करने में किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि माइक्रोवेव जो ओवन है, माइक्रोवेव ओवन में बिलोडक मोटर का क्या कार्य है? तो बिलोडक मोटर का कार्य होता है विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा को परिक्रमित और परावर्तित करना। विद्युत माइक्रो ओवन में बिलोडक मोटर का उपयोग होता है विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा को परिक्रमित और परावर्तित करने के लिए। माइक्रो ओवन में बिलोडक मोटर का प्रमुख कार्य विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा को परिक्रमित और परावर्तित करता है। यह ओवन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जैसे हीटिंग एलिमेंट ओवन तथा माइक्रोवेव वेव ओवन। ज्ञात रहे माइक्रोवेव ओवन में हीटिंग एलिमेंट प्रयोग नहीं किया जाता। माइक्रोवेव ओवन में हीटिंग एलिमेंट प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें फ्रीक्वेंसी वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों के द्वारा ऊष्मा क्रिया संपन्न होती है। साथ ही यह भी ज्ञात रहे कि इस प्रकार के ओवन में धात्विक बर्तन चालकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। चालकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य है? तो माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का कार्य है दोलन एवं पाक आवृत्ति उत्पन्न करना। दोलन एवं पाक आवृत्ति उत्पन्न करना। माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का कार्य है दोलन एवं पाक
आवृत्ति उत्पन्न करना। यह वास्तव में एक किचन युक्ति है, किचन युक्ति है। ये क्या है? किचन युक्ति है। मैग्नेट्रोन, माइक्रोवेव में मैग्नेट्रोन का यूज किचन युक्ति है, जो खाद्य पदार्थों को गर्म करने तथा पकाने में काम करता है। इस प्रक्रिया के लिए यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की माइक्रोवेव रेडिएक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराए। हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर में शोर का क्या कारण है? तो हेयर ड्रायर में शोर का कारण है अनुचित माउंटिंग, एम्पेलर की अनुचित फिटिंग, विकृति रैप्ड इम्पेलर और ब्लोअर कंपार्टमेंट में ढीले पुर्जे। ये सभी अनुचित माउंटिंग, इम्पेलर की उचित फिटिंग, विकृति रैप्ड इम्पेलर, ब्लोअर के कंपार्टमेंट में ढीले पुर्जे हेयर ड्रायर में शोर के कारण होता है। नेक्स्ट, कोई समान मिक्सर कितनी पावर लेता है? कोई समान मिक्सर 400 वाट पावर लेता है। 400 वाट समान मिक्सर 400 वाट पावर लेता है। कितना लेता है? 400 वाट पावर लेता है। कितना पावर लेता है? 400 वाट। पंखा करंट के प्रभाव के कारण घूमता है। पंखा चुंबकीय करंट के चुंबकीय प्रभाव के कारण घूमता है। पंखा एक मोटर है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण घूमता है। पंखे का रोटर स्क्विरल केज मोटर के रोटर के समान बनाया जाता है। यह स्टेटर के चारों ओर घूर्णन करता है। स्टेटर के चारों ओर घूर्णन करता है। कह रहा है कि सीलिंग फैन के फैलाव स्वीप से क्या तात्पर्य है? से मोटर के मध्य ब्लेड के नोक की दूरी से दुगुना। मोटर के मध्य ब्लेड के नोक की दूरी से दुगुना। सीलिंग फैन के फैलाव स्वीप से क्या तात्पर्य है? तो मोटर के मध्य से ब्लेड के नोक की दूरी से दुगुना। सीलिंग फैन के फैलाव स्वीप मोटर के मध्य से ब्लेड के नोक की दूरी से दुगुना होती है। छत के पंखे में प्रसर्प का संदर्भ क्या है? प्रसर्प का संदर्भ क्या है छत के पंखे में? तो इससे क्या होता है? उसके घूर्णन से बने वृत्त के व्यास। छत के पंखे में प्रसर्प का संबंध उसके घूर्णन से बने वृत्त के व्यास से है। छत के पंखे में प्रसर्प का संबंध उसके घूर्णन से बने वृत्त के व्यास से है। घर में प्रयुक्त समान इलेक्ट्रॉनिक फाइन नियामक में मुख्य घटक होते हैं। मुख्य घटक क्या होते हैं? तो होता है इसका टॉर्क और डायोड। तो घर में प्रयुक्त समान इलेक्ट्रॉनिक फैन नियामक में मुख्य घटक है ट्रायोक और डायोड। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए कह रहा है क्या? घर में स्थित इलेक्ट्रॉनिक फैन नियामक एवं प्रतिरोध का श्रेणी संयोजक है। घर में स्थित इलेक्ट्रॉनिक फैन और नियामक के प्रतिरोध का श्रेणी संयोजक है, जो समांतर ट्रायोड और डायोड का बना होता है तथा फैन की गति वोल्टता पात के अनुसार निर्धारित की जाती है। सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर को उपयोग करने का प्रयोजन क्या है? तो सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर को उपयोग करने का प्रयोजन क्या है? तो ये है फैन को दी गई वोल्टता कम करना। फैन को दी गई वोल्टता कम करना। कह रहा है कि सीलिंग फैन में सर्किट में रेगुलेटर का उपयोग सीलिंग फैन को दी गई वोल्टता को कम करने के लिए किया जाता है। रेगुलेटर समांतर गति का नियंत्रण कार्य करता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सीलिंग फैन का एक घटक है? तो सीलिंग फैन का एक घटक कौन है? संधारित्र, जिसको कैपेसिटर बोलते हैं। पंखे संधारित्र का कला विघटन है। यह प्रारंभिक कुंडल के श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। कौन? कैपेसिटर। अब देखिए कह रहा है क्या? 14,000 mm मतलब 56 इंचेज ब्लेड साइज वाले सीलिंग फैन का मोटर रेटिंग क्या होगा? तो मोटर रेटिंग 120 से 180 वाट होगा। 120 से 180 वाट। 1400 mm 36 इंचेज ब्लेड साइज वाले सीलिंग फैन का मोटर रेटिंग 120 से 180 वाट होगा, जिसे हम आवासीय तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में प्रयोग में लेते हैं। घरेलू रेफ्रिजरेटर का मूल घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो घरेलू रेफ्रिजरेटर का मूल घटक है एवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसेटर, एक्सपेंशन डिवाइस। ये सभी घरेलू रेफ्रिजरेटर का मूल घटक इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसेटर, एक्सपेंसेबल वाल्व होता है। आधुनिक घरेलू रेफ्रिजरेटर में एक्सपेंशन वाल्व को किससे बदल दिया जाता है? एक्सपेंशन वाल्व को किससे बदल दिया जाता है? कैपिलरी ट्यूब से। आधुनिक घरेलू रेफ्रिजरेटर में एक्सपेंशन वाल्व को कैपिलरी ट्यूब के नली से बदल दिया जाता है। इसका उपयोग पोर्टलिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? पोर्टलिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है।
घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त प्रशीतक कौन सा है? प्रशीतक घरेलू रेफ्रिजरेटर में, तो ये फ्रेऑन 12 होता है। फ्रेऑन 12 एक प्रशीतक है जिसका उपयोग वाटर कूलर रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। 71 एक प्रशीतन प्रणाली में एक्सपेंशन वाल्व का क्या कार्य होता है? एक्सपेंशन वाल्व का कार्य होता है दबाव को नियंत्रित करने के लिए, तापमान को नियंत्रित करने के लिए एक्सपेंशन वाल्व लगाया जाता है, प्रशीतक के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए और इवेपोरेटर सक्रिय रखने के लिए, ये सभी। ठीक है। कड़ा की एक्सपेंशन वाल्व तरल पदार्थों को दबाव को कम करता है तथा तापमान को नियंत्रित करता है। इसके द्वारा प्रशीतक के प्रवाह को भी क्या करता है? नियंत्रित करने के लिए काम में लिया जाता है। अगर प्रवाह को नियंत्रित रखते हैं तो इवेपोरेटर को भी सक्रिय रखता है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में सबसे ठंडा भाग निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे ठंडा भाग होता है वाष्पीकारक। वाष्पीकारक घरेलू रेफ्रिजरेटर में सबसे ठंडा भाग वाष्पीकारक इवेपोरेटर होता है। इवेपोरेटर होता है, वाष्पीकारक को ही इवेपोरेटर कहा जाता है। एक एयर कंडीशन की क्षमता निम्न में से किससे में व्यक्त किया जाता है? तो एयर कंडीशनर की क्षमता व्यक्त किया जाता है टन में। क्या में? टन में। एक एयर कंडीशनर की क्षमता टन में व्यक्त किया जाता है। एक टन 3.5 केवी के बराबर होता है, किलोवाट के बराबर। एक टन बराबर 3.5 किलोवाट। करा स्टोरेज प्रकार के वाटर कूलर में इवेपोरेटर कॉइल कहाँ रखा जाता है? तो स्टोरेज प्रकार के वाटर कूलर में इवेपोरेटर वाष्पीकृत कहाँ रखा जाता है? तो ये कहाँ रखा जाएगा आपको? स्टोरेज टैंक के दीवारों पर टाका लगाकर। स्टोरेज टैंक के दीवारों पर टाका लगाकर। इवेपोरेटर में एक ऐसी डिवाइस है जो द्रव को वाष्प में बदलती है, अर्थात वाष्पीकरण करने के लिए युक्ति होता है। स्टोरेज वाटर कूलर इवेपोरेटर कॉइल स्टोरेज टैंक की दीवार पर लगाया जाता है, लगाकर स्थापित किया जाता है। एसी की तरह रूम में को ठंडा रखता है, एसी की तरह रूम को ठंडा रखता है। घरेलू वाटर कूलर के पंप में कौन सी मोटर प्रयुक्त होते हैं? तो शेडेड पोलर मोटर। शेडेड पोल मोटर घरेलू वाटर कूलर के पंप में कौन सा? शेडेड पोल मोटर। दिए गए विकल्प में सर्वाधिक शेडेड पोल मोटर जो घरेलू वाटर कूलर पंप में प्रयोग की जाती है। मोटर के घरेलू की दिशा मोटर के बनने के बाद परिवर्तित नहीं हो सकती। मोटर सदैव अनशेडेड से शेडेड की तरफ गति करता है, अनशेडेड से शेडेड की तरफ गति करता है। सर्दियों में एयर कंडीशन के दौरान क्या होता है? हवा गर्म और आर्द्र हो जाती है। सर्दियों में एयर कंडीशनिंग के दौरान हवा गर्म और आर्द्र हो जाती है। सर्दियों में एयर कंडीशन के दौरान हवा गर्म और आर्द्र हो जाती है, कार्य तापमान के कम होने के परिणाम स्वरूप होता है। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक इंक्यूबेटरों का उपयोग होता है, किस में होता है? तो पोल्ट्री फार्म में इलेक्ट्रिक इंक्यूबेटर का प्रयोग पोल्ट्री फार्म में, मुर्गा फार्म में किया जाता है। क्या कहता है? फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव के सिद्धांत पर फोटोकॉपी मशीन काम करता है। फोटोकॉपी मशीन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव सिद्धांत पर काम करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव यह घटना है उन बलों से उत्पन्न होती है जो एक दूसरे की पर विद्युत प्रभाव डालती है, अर्थात किसी भी दो सतहों के संपर्क और अलग होने पर चार्ज एक्सचेंजेज के प्रवाह आमतौर पर केवल तब देखे जाते हैं जब कम से कम सतह विद्युत प्रभाव के लिए एक उच्च प्रतिरोध होती है। नेक्स्ट, कह रहा है कि जैसे दिए गए चित्र में प्रदर्शित सप्लाई पर किसी अप्लायंसेज के साथ श्रेणी क्रम में एक टेस्ट लैंप लगाया जाता है, तो टेस्ट लैंप न जलने पर इससे पता चलता है। देखिए ये लगाया है और ये टेस्ट लैंप है। अब ये नहीं जलेगा तो इससे क्या होगा? तो टेस्ट लैंप नहीं जलेगा तो उससे क्या होगा? हमको क्या पता चलेगा? तो एलिमेंट कहीं से बीच से टूट गई है, कहीं बीच से टूट गई है। कह रहा है टेस्ट लैंप में न जले तो ऐसे पता चलता है कि एलिमेंट कहीं के बीच से टूट गई है। ठीक है। अब क्या कर रहा है? स्वचालित वोल्टेज रेगुलेटर का निम्न में से कौन सा कार्य है? तो अति वोल्टता में वृद्धि करता है जो प्रणाली पर लोड का अकस्मात हानि होने के कारण होता है। मतलब स्वचालित वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है अति वोल्टता में वृद्धि कर देता है जो प्रणाली पर लोड की अकस्मात हानि के कारण होता है। कह रहा है कि स्वचालित वोल्टता रेगुलेटर प्रणाली में भार में अचानक कमी के कारण होने वाले अति वोल्टता की कमी करता है तथा प्रतिबाधा में कमी करता है, परंतु यह धारा को प्रभावित नहीं करता है। कह रहा है कि मशीनों द्वारा उपयोग की जाने वाली धुलाई के प्रकार के बारे में निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित में से तकनीकों में से कौन सी तकनीक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करती है? तो यह है
न्यूरोफिजियोलॉजिक तकनीक, पूर्ण स्वचालित मशीन में न्यूरोफिजियोलॉजिक तकनीक पर कार्य करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें।